जी तो दोस्तों, अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये इसकी बैक में से मैंने सिलेक्टर स्विच को, ये रेगुलेटर जो है, इसको हम बाहर निकाल लिया है। अब हमने इसकी तारों को समझना है, इस पे तारें जो हैं वो कैसे लगाई जाती है। वैसे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ जो हजरात होते हैं इनके ऊपर गिरा वगैरह दे देते हैं। इसके ऊपर भी गिरा दी हुई है। इससे हम, जिसके ऊपर कोई गिरा नहीं दी हुई है वो पहली स्पीड है, जिसके ऊपर 2 गिरा लगाई हुई है वो दूसरी स्पीड है, और ये जिसके ऊपर 3 गिरा लगी हुई है वो तीसरी स्पीड है। लेकिन समझने के लिए गिरा देने की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता होना चाहिए कि इनमें से पहली स्पीड कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, यानी कि हाई, मीडियम और लो का हमें अंदाज़ा होना चाहिए, ख़ुद भी पता होना चाहिए। फिर ही हम बेहतर काम कर सकेंगे। तो लिहाजा मैं यहाँ से इन तारों को रिमूव करता हूँ, यहाँ से उतार देता हूँ, काट देता हूँ, ताकि हम समझ सकें कि रेगुलेटर को हमने लगाना कैसे है, और हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से जो हाई स्पीड कौन सी है, मीडियम कौन सी है और लो कौन सी है। और इसके बाद सबसे पहले जो बात है वो हमने इस रेगुलेटर को समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है। जब तक हमें किसी चीज़ के फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा, हम बेहतर तरीके से काम को नहीं समझ पाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हम इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, यहाँ पर रेगुलेटर को समझने के लिए सीरीज़ टेस्ट लैंप जो है मैंने अपने सामने रख लिया है। इसकी ये लीड है। अब इसके पॉइंट को हम पहले समझ लें। अगर आपने एयर कूलर के अंदर भी इसको इस्तेमाल करना है तो यही वाला सेलेक्टर स्विच उसके अंदर भी लगा होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी सेलेक्टर स्विच, यानी टाइमर के अलावा यही सेलेक्टर स्विच जो होता है 1 वे और 2 वे के लिए भी इसे ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेलेक्टर स्विच जो है, इसे इस पंखे के अंदर जो पंखे की रफ्तार है उसको हाई, मीडियम और लो करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाज़ मरतबा इसकी वाइंडिंग में से वायर जो होती है वो नहीं निकाली जाती है, तो फिर हमने वहाँ पर क्या लगाना है। फिर हम इस रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पंखे वाला आम जो डिमर, जिसे रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसको कैसे लगाया जाता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज़ लैंप के अंदर मैं लीड को लगा लेता हूँ और यहाँ पर इनके तार को आपस में मिला के दिखाता हूँ कि ये लैंप जो है हमारा ग्लो कर रहा है। इसके साथ ये जो पहले ये 3 जो हैं इसके पॉइंट, ये आउट, यानी कि आपने यहाँ पर जिस चीज़ को सप्लाई देनी है ये उसके लिए ये 3 पॉइंट बने हुए हैं। और मेन जो सप्लाई हमारी आएगी, आप कूलर में या इसमें एयर कूलर के अंदर भी लगा होता है, तो वहाँ भी आप जो मेन इन सप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर हाई, मीडियम और लो की जो स्पीड वगैरह होंगी, वायर वगैरह होंगी, वो यहाँ पर आप लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर लगाने के बाद इस वक्त ये वाला पॉइंट इन तीनों पॉइंट में से किसके साथ मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर इनमें से किसी पॉइंट के साथ, यानी कि हमारी जो 220 सप्लाई की मेन तार है, ये इनमें से किसी के साथ भी नहीं मिली हुई। तो लिहाजा मैं अब इसकी नाप को घुमाता हूँ और अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट के ऊपर हमारा लैंप जो है ये ग्लो कर रहा है, और दूसरे पॉइंट के ऊपर लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ तीसरे पॉइंट पे भी नहीं। इसका ये वाला पॉइंट जो है सेलेक्टर स्विच ने इस वाले पॉइंट के साथ इसको मिला दिया है। तो अब यहाँ से हम इसकी नाप को मज़ीद घुमाते हैं। मैं यहाँ पर ये देखें, जैसे मैं घुमाता हूँ तो अब इसका जो राब्ता है इस पॉइंट से ख़त्म हो चुका है। अब इसका जो राब्ता है इस पॉइंट के साथ हो चुका है। अब मैं इसकी नाप को मज़ीद घुमाता हूँ। ये मज़ीद नाप घुमाने पर आप देख सकते हैं कि इसका राब्ता जो है इस पॉइंट का इस तीसरे पॉइंट के साथ हो चुका है। अब बाकी जो पॉइंट है इसके ऊपर लैंप ग्लो नहीं कर रहा, सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर लैंप जो है ये ग्लो कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट अब इस पॉइंट के साथ मिल चुका है। तो आप बड़ी आसानी के साथ इसके फंक्शन को, यानी कि इसके अमल को समझ सकते हैं। अब हमने इसको लगाना कैसे है, इसके ऊपर हाई, मीडियम और लो की स्पीड जो तारें हैं वो कैसे लगानी है, तो आप उनको समझते हैं। साथियों, आपको और ख़ुद समझने के लिए मैं इसकी सारी तारों को ओपन कर रहा हूँ। इसके यहाँ पर जो कैपेसिटर के पॉइंट पर तारें लगी हुई हैं इनको भी यहाँ से मैं खोल देता हूँ।
यहाँ पर देखिए से मैं काट देता हूँ और यहाँ पर जो तार लगी हुई है इस पॉइंट पर, इसको भी मैं यहाँ पर काट देता हूँ ताकि मैं और आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ सकें। समझने का जो अमल है सारी ज़िंदगी चलता रहता है, मैं भी देखूँगा सीखूँगा और आप भी मेरे साथ सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने तारें जो हैं इसकी सारी रिमूव कर दी हैं। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर की तार है उसको भी हम देखते हैं और रेगुलेटर को हमने कौन सी तारें लगानी हैं उनको भी हम समझते हैं। तो इस वीडियो को हम यानी कि कैपेसिटर लगाने के हद तक महदूद रखेंगे। आगे हमने ये जो रेगुलेटर को तारें कैसे लगानी हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपेसिटर को भी कोई तार नहीं लगी हुई और ये सारी तारें जो हैं ये हमारी वाइंडिंग के अंदर से आ रही हैं। हम इन तारों को समझेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटर को हमने तार कौन सी लगानी है। तो कैपेसिटर जो है ये आपके इल्म में होना चाहिए। पंखे में आमतौर पर यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड से लेकर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4.5 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब कैपेसिटर को लगाने का मकसद पंखे में जो स्टार्टिंग टार्क होता है पैदा करना होता है। कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर उतार लिया दोस्तों। और सबसे पहले एक चीज़ अपने जहन में रखिए कि जब भी आपने कैपेसिटर को ये तार वगैरह लगानी है तो उससे पहले आप कैपेसिटर को शार्ट यहाँ पर करें और ताकि ये डिस्चार्ज हो। जब बाद मरतबा ये चार्ज होता है आप जैसे ही इसमेंगे तो आपको बरकी सदमे से 2-4 होना पड़ सकता है। तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाना किस जगह पर है पहले, लेकिन इससे एक बात जो है वो आपके जहन में रहे, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 2 तरह की वाइंडिंग होती है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी वो बारीक तार के ज़्यादा चक्रों पर मुश्तमिल होती है और दूसरी जो वाइंडिंग इसके अंदर रनिंग वाइंडिंग होगी वो मोटी तार के कम चक्रों के ऊपर मुश्तमिल होगी। लिहाजा ये जो कैपेसिटर लगेगा ये दोनों को यानी कि एक स्टार्टिंग के और एक रनिंग वाइंडिंग की एक जो लूप्स होगी वो कैपेसिटर के ऊपर लगा दी जाएगी। कैपेसिटर लगाने का तरीके के ऊपर मैं एक वीडियो बड़ी तफसील के साथ साथियों बना चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को अगर आप देखें तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कैपेसिटर को किस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं दोहराई के तौर पर एक मरतबा फिर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैपेसिटर हमेशा जो है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की एक तार के ऊपर लगाया जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से स्टार्टिंग कौन सी और रनिंग कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने बाकी जो इसकी स्पीड वाली तारें हैं उन दोनों को एक साइड पर कर दिए हैं। ये जो आपको 3 तारें दिखाई दे रही हैं इनमें से एक कॉमन तार है यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग को आपस में मिलाकर ये तार को बाहर निकाल लिया गया है। दोनों में से एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है। इनमें से जिसकी मज़ाहमत कम आ रही होगी वो रनिंग होगी और जिसकी मज़ाहमत ज़्यादा आ रही होगी वो स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो प्रूफ है मीटर की यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि इसको ओम के ऊपर 200 ओम के ऊपर इस सिलेक्टर नाब को मैंने सेट कर लिया है और कॉमन वाले पॉइंट के ऊपर मैं एक प्रूफ लगा के यहाँ पर चेक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी तकरीबन 50 के करीब जो मज़ाहमत है वो यहाँ पर मीटर के ऊपर आ रही है। और अब मैं दूसरी जो इसकी तार है यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पर आप तकरीबन देख सकते हैं ये 83 यानी कि 83 के करीब यहाँ इसकी मज़ाहमत है। इसकी मज़ाहमत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये वाली वाइंडिंग जो है ये स्टार्टिंग है और इसकी मज़ाहमत क्योंकि कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वाइंडिंग मेरे हाथ में इस टाइम ये रनिंग वाइंडिंग है। और जहाँ पर इसका मजमुआ बनेगा यानी कि दोनों को अगर हम जमा कर दें ये 50 और तकरीबन जो 83 है तो इन दोनों का जो जमा करने पर मजमुआ आएगा वो तकरीबन 130 के करीब होगा, 31-32 के करीब होगा। तो इन तारों को इन दोनों का मजमुआ इतना ही बन रहा है। तो अब मैं इन दोनों तारों को यहाँ पर मिला लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों तारों को जो स्टार्टिंग और रनिंग की है यहाँ पर इन दोनों का जो मजमुआ है यानी कि दोनों को अगर जमा किया जाए तो दोनों की मज़ाहमत जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 130 के करीब है। तो कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग का मजमुआ यानी कि एक तार स्टार्टिंग की होगी और दूसरी तार जो होगी वो रनिंग की होगी। तो इसी जगह पर मैं इस कैपेसिटर को लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं दोनों तारों को लगा रहा हूँ। एक चीज़ आपके जहन में रहे, कैपेसिटर को लगाने के लिए ये शर्त नहीं है, इसमें कोई जमा माइनस का को ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग की या रनिंग की तारें
आप दोनों में से किसी भी पॉइंट के ऊपर लगा सकते हैं। ये तार इस तरफ और ये वाली तार इस तरफ भी लग सकती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कोई सी भी तार लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जब आपने पंखे को चलाना है फिर आपको यहाँ पर जो रनिंग वाली वाइंडिंग की तार है उसके साथ ही आपको तार लगानी पड़ेगी। यहाँ पर अब हम इसकी मज़ामत जो है मालूम कर लेते हैं। मैं ये कॉमन पॉइंट के ऊपर रखता हूँ और यहाँ पर कैपेसिटर के इस पॉइंट के ऊपर लगाता हूँ, तो यहाँ पर इसकी 83 और यहाँ पर इसकी जो मज़ामत आ रही है वो तकरीबन 50 के करीब है। तो अब जो पंखा चलेगा इस वाली और इस वाली तार के ऊपर हम जो मेन केबल होगी यानी कि जो सप्लाई होगी वो इस तार के ऊपर और इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर साथियों देखें कि मैंने एक तार जो इसकी कॉमन है यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ और दूसरी तार जो है वो मैं इसके इस वाले पॉइंट के ऊपर लगा रहा हूँ। और आप बड़ी आसानी के साथ देख रहे हैं कि हमारा जो पंखा है ये आपको पता होना चाहिए, जब इसके रूटर को 220 AC सप्लाई मिलती है तो के अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स रूटर की वाइंडिंग पर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के तहत असर करता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रूटर जो है इसका ये घूमने पर मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर के और जो इसकी दोनों वाइंडिंग को आपस में कॉमन कर रखा, उसके ऊपर जब हमने तार को लगाया तो ये हमारा जो रूटर है वो यहाँ पर गर्दिश कर रहा है। साथियों यहाँ पर कैपेसिटर लगाने के बाद हम इस हिस्से को यहाँ पर ही रोक देते हैं। अगले हिस्से में हम इसके इस रेगुलेटर के साथ हमने हाई, मीडियम और लो की जो तारें हैं वो किस तरीके से लगानी है और इन तारों को हमने समझना कैसे है कि इनमें से कौन सी तार जो है वो हाई स्पीड की है और मीडियम वाली कौन सी है और लो वाली कौन सी है। ये जो अगला हिस्सा होगा उसमें इंशाल्लाह ताला मैं और आप सीखेंगे। जो काम सीखिए सिखाइए लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। यकीनी तौर पर आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।